हेलो बच्चों, अगर मैं पिछली बार ध्यान देती थी तो ये चैप्टर पिछली वीडियो में ही ख़त्म हो जाता। लेकिन मैंने आपको लोकसभा के अलग से कार्य बताए थे, राज्यसभा के बताए थे। ये बी पार्ट भी हमारी पार्लियामेंट का ही कार्य है। मतलब हम पार्लियामेंट के कार्य जब वो करते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं, तो फंक्शन में पहले अपर हाउस राज्यसभा के कार्य आएंगे और फिर लोकसभा के कार्य आएंगे और एक अलग से भी कार्य होते हैं पार्लियामेंट के। तो जो मैंने पिछली में वीडियो में भी पढ़ा दिए थे, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को ये पढ़ा देती हूँ, क्योंकि जो पिछला आगे का चैप्टर वो इसी से उसका लिंक है। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द सरकार को, हमारी जो गवर्नमेंट है देश की, उसको जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं और उनके मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है, इन्फॉर्म भी करती है। मतलब क्या करना है ये रास्ता भी उनको दिखाती है। मतलब हमारी जो पार्लियामेंट होती है, जो सरकार ने कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजन जब हमारी पार्लियामेंट पास करती है तो ही गवर्नमेंट वो डिसीजन ले सकती है। और हमारी पार्लियामेंट ही दिखाती है इनको, सरकार को, वो क्या क्या काम कर सकती है और सूचनाएं भी देती है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, ये टाइमिंग होती है कि कौन से महीने में सेशन होना है, तो उसमें एक क्वेश्चन आर होता है जिसमें सारे दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उनके बारे में अपोजिशन पार्टी के लोग, जो मिनिस्टर होते हैं, एमपीज होते हैं, वो जो गवर्नमेंट जो मेजोरिटी में होती है सरकार, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन begins with the question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can enlist information about the working of government. मतलब ये जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरकार से, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे दूसरी पार्टियों के जो लोग होते हैं वो सरकार से इंफॉर्मेशन मांगते हैं सरकार की वर्किंग के बारे में, कि सरकार कैसे काम कर रही है। अपोजिशन पार्टी के एमपीज मेजोरिटी पार्टी के एमपी से ये क्वेश्चन पूछती है क्वेश्चन आर में, कि जो वर्क कर रही है गवर्नमेंट वो कैसे कर रही है, सूचना कलेक्ट करती है। क्या कानून के अनुसार उन्होंने फैसले लिए हैं, जो कानून के अनुसार ही वो काम कर रही है कि नहीं सरकार, अपोजिशन पार्टी से पूछ सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। जब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टी के लोग, जहाँ बाकी एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, उस समय पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही होती है एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन पूछकर सरकार की वर्किंग के बारे में एमपी से, तो पार्लियामेंट उस टाइम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव का मतलब रियल गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट में जब एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में, देन द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। आप ये भी कह सकते हो, when the MPs in the parliament asks the questions of the MPs of the ministers of the government, then मतलब the parliament is controlling the executive। उस टाइम वो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही होती है। देन पार्लियामेंट क्या कर रही होती है, देन पार्लियामेंट कंट्रोल द executive when the minister MPs of the when the MPs in the parliament asking the question of the MPs of the government about the working of the about the working of the government। जब एमपी पार्लियामेंट में सरकार की वर्किंग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तब क्या हो रहा होता है, द पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही होती है एग्जीक्यूटिव को। तो ये इसमें लिख लो नंबर 1, क्वेश्चन पूछ के एमपी सरकार से उसकी वर्किंग के बारे में, पार्लियामेंट उस टाइम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही होती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज
alerted to its shortcomings and all. अगर by asking questions MPs make the alerted to make the government alerted about its shortcomings, इसकी जो कमियां होती हैं सरकार की, also comes to know the opinion of the people through the representative in the parliament, to know the opinion of the people through the their, क्योंकि जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। तो जो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस एमपीज मेक द गवर्नमेंट अलर्ट, सरकार को अलर्ट कर देते हैं उसकी कमियों के बारे में और लोगों की, एंड कम्स टू, और पार्लियामेंट के वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लोगों की राय पता चलती है सरकार को इन पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से तो एक तो सरकार को उसकी कमियों से अवगत करवा देते हैं, नंबर 2 ये भी लोगों की जो राय होती है सरकार के बारे में वो भी बता देती है पार्लियामेंट। तो द एमपीज आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। ये आसान काम नहीं है, सर जो भी एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं ये क्रूशियल टास्क होता है एमपीज के लिए, बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो रीजनेबल होना चाहिए। द ऑपोजिशन पार्टीज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ, मैंने आपको कहा ही है कि जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं एमपीज होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी के जो सरकार चला रहे एमपीज होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of the democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of, जो opposition party के MPs होते हैं वो क्वेश्चन के द्वारा सरकार की जो पॉलिसीज की कमियां, पॉलिसी और प्रोग्राम्स की कमियां होती हैं उनके बारे में बताते हैं, मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। And the highlight drawbacks, they highlight drawbacks in various policies and programs of the गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम्स की वो क्या करते हैं, कमियां होती हैं जो वो बताते हैं, एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट ऑफ फॉर देयर ओन, और जो फिर अगर वो चल रही सरकार की प्रोग्राम्स और पॉलिसीज की कमियां बताते हैं तो इस तरीके से अपनी जो उनकी पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में सपोर्ट हासिल करते हैं लोगों की। मतलब आगे उनको ये उम्मीद, अपोजिशन पार्टी भी के जो एमपी होते हैं अगर वो ढंग से काम करेंगे तो अगले बार फिर उनको भी मौका मिल सकता है सरकार बनाने का। सरकार के जो एमपी, मतलब जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपोजिशन पार्टी के एमपी गवर्नमेंट के एमपी से क्वेश्चन पूछकर उसकी पॉलिसी और प्रोग्राम की कमियां बताते हैं और इसी तरीके से अपोजिशन पार्टी के लोग अपनी पॉलिसियों के बारे में सपोर्ट हासिल कर रहे होते हैं। ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपी। तो उसको फीडबैक भी मिलता है गवर्नमेंट को, मतलब उसकी कमियां वगैरह दूर कर सकती है फिर सरकार जब क्वेश्चन आर में क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। वैल्यूएबल फीडबैक इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द, मतलब वो अलर्ट भी रहती है सरकार को जब क्वेश्चन आर में अपनी कमियां पता चलती है, फीडबैक मिलता है तो वो उसके लिए मतलब वो अलर्ट हो जाती है। केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कीप्स, मतलब पूरी चुस्त हो जाती है सरकार। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट। अगर सरकार जो पैसे संबंधी फाइनेंस संबंधी मामले होते हैं क्वेश्चन आर के द्वारा तो जो पार्लियामेंट होती है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। सेकंड होता है जो फाइनेंस संबंधी पैसे संबंधी अप्रूवल होती है, सरकार जो पैसा खर्च करती है अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के ऊपर वो भी पार्लियामेंट अगर अप्रूवल देती है, सहमति देती है जितना पैसा खर्च करने की उतना ही पैसा सरकार खर्च कर सकती है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है जिसके द्वारा पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट कंट्रोल तो आपको ऊपर ही पता चलता है, क्वेश्चन पूछ के कंट्रोल करती है। नंबर 2 जो कितना पैसा कौन सी पॉलिसी प्रोग्राम पे खर्च करना है इस तरीके वो गाइड करती है और इंफॉर्मेशन भी देती है। पार्लियामेंट
दिस यहाँ से शुरू, इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद, जितने भी मैटर फाइनेंस से संबंधित मामले होते हैं, द पार्लियामेंट द अप्रूवल इज क्रूशियल, वो होती जरूरी होती है। द फाइनेंशियल, जो फाइनेंस से संबंधित मैटर्स होते हैं उसकी, उसके लिए अप्रूवल, पार्लियामेंट की अप्रूवल क्रूशियल होती है, ज़रूरी होती है सरकार के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी है अगर किसी पॉलिसी या प्रोग्राम पे पैसा खर्च करना है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज, ये सारे जो रास्ते हैं उनमें से एक एक यही सबसे बड़ा वे है जिसके द्वारा पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है। पहले क्वेश्चन आर के द्वारा तो उसको कंट्रोल करती है, लेकिन बाय गिविंग अप्रूवल फॉर एवरी मैटर डीलिंग विद फाइनेंस, इट, यानी कि पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament। द MPs क्या होते हैं? MPs होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैव अ सेंट्रल रोल। MPs का इसमें मेन रोल होता है सरकार को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करने में। पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका सेंट्रल रोल होता है कंट्रोलिंग, गाइडिंग और इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट, informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is the key aspect of functioning of Indian democracy। मतलब यही इसका मतलब की फीचर है, की एस्पेक्ट है। दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंट है वो सरकार को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है। जो MPs हैं वो सरकार को, पार्लियामेंट को देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हेल्प करते हैं उसकी। पार्लियामेंट की हेल्प कौन करते हैं? MPs। बाय कंट्रोलिंग, गाइडिंग और इन्फॉर्मिंग, जो पार्लियामेंट सरकार को गाइड करना होता है, कंट्रोल करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है पार्लियामेंट को, वो काम MPs करते हैं। तो ये आज ये लॉ मेकिंग और वो तो एक काम हमारे लोकसभा के अलग लिखेंगे, राज्यसभा के अलग लिखेंगे, और गाइडिंग, कंट्रोलिंग और इन्फॉर्मिंग वाला फंक्शन अलग हो जाए। क्वेश्चन पूछकर गाइड, कंट्रोल और इन्फॉर्म करते हैं। एक जो पैसे संबंधी मामलों की अप्रूवल भी पार्लियामेंट देती है। इस तरीके से ये मेन क्रूशल वो है, इसका रोल है हमारी पार्लियामेंट का, जो सरकार को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है। तो एक तीसरा ए में, ए पार्ट मतलब हमारी जो फंक्शंस है ना पार्लियामेंट के, उनको ए पार्ट में करके राज्यसभा, लोकसभा के फंक्शन दिखा दिए। दूसरे बी पार्ट में कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म वाला डाल दिया, पार्लियामेंट करती है सरकार को। तीसरे में पार्लियामेंट कानून बनाती है। ये कानून बनाने के लिए संस्था बनी है। लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, वी शेल रीड अबाउट दिस। ये मतलब यही लिखना बस, लॉ मेकिंग इज द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अब पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स। अब हमारे इंडिया के विलेजेस में, तो रूरल एरिया से भी बहुत सारे लोगों को पार्लियामेंट में शामिल किया जाता है। और एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज, और जो क्षेत्रीय, जो राज्य की पार्टियां होती हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टीज नहीं होती, जो हर राज्य में अलग अलग पार्टी होती है, उनके मेंबर्स को भी शामिल किया जाता है। ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ unrepresented are beginning to get elected to parliament। Groups and people that will till now unrepresented are beginning to get elected to मतलब सारे जो लोगों के ग्रुप होते हैं, लोग होते हैं, जिनका सबको शामिल करने की कोशिश की जाती है। इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के जो लोग और ग्रुप्स पाए जाते हैं उनको भी पार्लियामेंट में शामिल किया जाता है। देयर हैज़ also been an increase in political participant from the Dalit background classes। अब जो SC ST OBC और दलित लोग होते हैं और बैकवर्ड क्लासेस होती हैं,
उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ गई है पार्लियामेंट में। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर्स। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इन it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection. हमने मतलब ये देखा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं सरकार चलाने के लिए, ये परफेक्ट नहीं देती, परफेक्ट रिफ्लेक्शन सोसाइटी की नहीं दिखाती। मतलब हम सोचते हैं कि पूरे जो हमारे देश के लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देश की पॉलिसी बनाने में और डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्टेड एंड एक्सपीरियंस सेपरेट us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation। मतलब हमारे या ये चीज़ जानने में आई है, मतलब रियलाइज हुई है हमें, दैट व्हेन इंटरेस्टेड एंड एक्सपीरियंस सेपरेट us, it is important to ensure that community that जब हम मतलब हमने जो लोग जैसे आदिवासी वगैरह हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, उनको हम अभी शामिल नहीं कर पाए हैं इसमें। ensure that community that have been historically marginalized, मतलब हम जो आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं उनको हम अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते। उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी देश का हिस्सा होते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, लेकिन हम उनको शामिल नहीं कर पा रहे। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से सोसाइटी के रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि सारे जितने भी तरीके के लोग सोसाइटी में रह रहे होते हैं देश के अंदर, उनका सबका पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SC/ST, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी दिया जाता है। बैकवर्ड सोसाइटी का जो कास्ट के लोग होते हैं SC/ST, उनको भी शामिल किया जा रहा है, उनके लिए सीटें रखी गई हैं। This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interests। मतलब हमारे देश की हमने जब सारा वो करा, भी संसद में सभी लोगों को जगह दी जाती है, सभी लोगों की डिमांड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो हमने पाया कि आदिवासी लोगों को शामिल नहीं किया जाता। बट अब हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें SC/ST की सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं, और आदिवासी और दलित लोगों की भी, ताकि ये लोग पार्लियामेंट में पहुंचकर अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें। और देश के लोकतंत्र है तो सारे लोगों लोगों के बारे में सोचना हमारी देश की सरकार का काम है। तो अब कोशिश यही हो रही है कि देश के हर हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को जो अलग है, जिसकी डिमांड्स अलग है, मांगे काम और ज़रूरतें अलग अलग हैं, उनको शामिल किया जाए और उनकी सीटें रखी जा रही हैं रिजर्व, ताकि वो अपनी समस्याएं सरकार को बता सके। सिमिलरली it has more recently been suggested that there should be reservation of seats। हमारे देश में वुमेन औरतों को भी ज़्यादा पार्लियामेंट में नहीं सीटें दी जाती, क्योंकि जो औरतें हैं औरतों को भी ज़रूरत होती है, जो औरतें हैं उनकी भी ज़रूरतें और मांगें अलग अलग हैं। तो मतलब अगर 50% औरतें हैं तो 50% पुरुष हैं। जब पुरुष हो सकते हैं पार्लियामेंट में, तो औरतों को भी होना चाहिए। तो अब ये भी सुजेशन आया है कि औरतों की भी सीटें वहाँ रिजर्व होनी चाहिए, औरतें भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। अभी भी इस क्योंकि अभी दिया नहीं गया इतना जितना ये होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 औरतें वहाँ होनी चाहिए, लेकिन नहीं,
अभी इस पे बहस चल रही है। 60 years ago only 4% ऑफ MPs वर वुमेन, और 60 साल पहले ओनली 4% औरतें होती थी पार्लियामेंट में। टुडे इट इज जस्ट अबाउट 11%। बस आजकल 11% हो गई हैं औरतें पार्लियामेंट में। दिस इज अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। मतलब ये बहुत कम शेयर है कि 11% औरतें ही पार्लियामेंट में गई हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 50% पुरुष हैं, मैन है, तो 50% वीमेन भी हैं। तो इसका मतलब 11% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन औरतों की पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन। ये वो इट इज़ अ इशू ऑफ दिस काइंड, ये ऐसा इशू है दैट फोर्स द कंट्री, जो देश को क्या करता है, दबाव डालता देश के, टू आस्क सर्टन डिफिकल्ट एंड ऑफन अन, मतलब देश से ऐसे मुश्किल और अनसुलझे हुए क्वेश्चन पूछता है। ये ऐसा इशू है, औरतों वाला भी है, चाहे बैकवर्ड क्लासेस का है, जातियों का है, चाहे आदिवासियों का है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन अबाउट वेदर अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव एनफ। मतलब जब हमने औरतों को भी पूरा वो नहीं दिया, पूरी सीटें जितनी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो फिर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव है एनफ, जितना इसको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उतना है ये। मतलब ये लोगों को, सारे लोगों का की रिप्रेजेंटेशन करता है। The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in the democratic form. The fact that we can ask these questions, मतलब असल में जो ये हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं and are working towards answers, और हमें उनके आंसर भी मिल रहे हैं, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ। ये हमें उस मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड फेथ जो लोगों को लोग पीपल इन इंडिया हैव इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर लोग औरतों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, SC ST OBC को या आदिवासी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, इसके बारे में हम जो क्वेश्चन सरकार से पूछ पा रहे हैं और इस तरफ हम जो काम कर रहे हैं, यही हमें दिखाता है कि इंडिया के लोगों की कितना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विश्वास है और कितनी शक्तिशाली है हमारे देश के अंदर। लोग कितना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विश्वास रखते हैं और कितनी स्ट्रांग है ये हमारे देश के अंदर। इससे अगर हम क्वेश्चन ही नहीं इन बातों पर पूछ सकें तो फिर डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है। बट अगर डेमोक्रेसी है और लोगों का उसमें विश्वास है, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिली है या नहीं। ये वो है, ये सारे अप्रूवल है टू गिव वन कंसेंट टू एंड अ फेवरेबल टूवर्ड समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। इट रेफर्स बोथ टू द formal consent through elected representative that parliament has, as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust. It refers both to the formal consent थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अप्रूवल, मतलब किसी चीज़ से सहमति, दैट पार्लियामेंट हैज़, एज वेल एज द फैक्ट दैट इट नीड टू कंटिन्यू एंजॉय द पीपल ट्रस्ट। ये याद करनी है अप्रूवल भी आपको, यहाँ से इसका मीनिंग स्टार्ट होता है। और कोलिशन गवर्नमेंट मैंने ऊपर भी बताया था। टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज इन दिस चैप्टर, इट रेफर टू द अलायंस फॉर्मड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर election when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority। ये याद कर लेना। unresolved situations in which there are no easy solution to problem, मतलब ऐसी सिचुएशन जिनका कोई इजी सोल्यूशन ना हो। सिचुएशन इन विच देयर आर नो इजी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रॉब्लम्स के लिए आसान सोल्यूशन ना हो। ये आप लोग याद कर लेना। ये एक्सरसाइज शुरू होगी आज हमारा, ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसकी वीडियोस बार बार सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर।